एक लड़की जिसकी जिंदगी पहले से ही खराब चल रही होती है और भगवान की गलती के कारण उसे अपने मरने से समय से पहले ही मरना पड़ता है और फिर उसको भेज दिया जाता है एक एस क्लास डिफिकल्टी वाले नोवेल में। हाय गाइस, मैं बात कर रही हूँ द पर्क्स ऑफ बीइंग एन एस क्लास हीरोइन के बारे में। आज से मैं ये वाली मानवा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी स्टोरी लाइन, इसका आर्ट, हर कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोग इस मानवा को देखने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को एक बच्ची के ऊपर लड़ाई करते हुए देखते हैं। जो आदमी है वो बोल रहा होता है कि मेरी बच्ची को एक दवाई बनाने वाला बनना चाहिए, तो दूसरी जो औरत है वो बोल रही होती है कि उसे शेफ बनना चाहिए और तीसरी बोल रही होती है कि उसे नोबल्स को चाय सर्व करना चाहिए। वो सब इसी बात पे लड़ रहे होते हैं कि कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और फिर हमें बताया जाता है कि ये सारा प्यार बस एक छोटी सी बच्ची के लिए है जो कि है एलिटे रोडेलाइन, जो कि इस सारे प्यार की हकदार है। फिर हम देखते हैं अपनी मानवा की एमसी को जिसका नाम है एलिटे रोडेलाइन, जो कि होती है एक एस क्लास ट्रांसमिग्रेटर। फिर हमें अलग ही सीन दिखाया जाता है जिसमें न्यूज़ में बोल रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे हैं और गायब हो रहे हैं कंट्री से। कुछ भी लिंक नहीं पता चला और एक्सपर्ट्स ने सुरक्षित रहने के लिए कहा है और चौकन्ना भी। फिर वो कहते हैं कि हम आप सबको चौकन्ना और सुरक्षित रहने के लिए कहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो एज है ट्रांसमिग्रेशन का वो आ चुका है, यानी कि किसी और जगह पे भेजने वाला समय। हमें बताया जाता है कि जो एज है ट्रांसमिग्रेशन का वो काफ़ी ज़्यादा अजीब फिनोमेना है जो कि काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा रहा है। इंटरनेट में कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्रांसमिग्रेशन है वो इन सारी चीज़ों की वजह है, यानी कि दूसरे जगह पे भेजना। कोई भी इस बात को मना नहीं कर सकता है क्योंकि एविडेंस है इसको सपोर्ट करने के लिए। जो भी इस समय मरता है उन सब के फ़ोन में एक समानता है। हमें बताया जाता है कि उन सबको एक स्पैम मैसेज मिलता है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस पैकेज लिखा होता है। फिर हम लोग अपनी एमसी को देखते हैं जो कि घायल होती है। उसके भी मोबाइल पे लाइफ इंश्योरेंस वाला मैसेज आया होता है और वो उस पे यस दबा देती है। अगले सीन में वो एक अलग ही दुनिया में होती हैं। फिर वो एक लड़की को देखती है जिसे एक औरत बता रही होती है कि तुम्हारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, तुम्हें एक एफ क्लास डिफिकल्टी वाला नोवेल मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर वो लड़की खुश होती है। जो एमसी है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई उसको बुलाता है। वो देखती है कि ये तो एक पप्पी है। तो फिर वो जो पप्पी है वो कहता है कि एक पप्पी नहीं, मैं तो असेसमेंट डिवीज़न का एक एसेसर हूँ, ट्रांसमिग्रेशन बुरे हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि क्या? फिर वो पप्पी कहता है कि मिस रीडर आप मर चुकी हैं और ये मरने की बात की ज़िंदगी है। ये सुनने के बाद एमसी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, कहती है कि मैं ऐसे ही मर गई। फिर बुराइयों बताता है कि जो भगवान आफ्टर लाइफ को देखते हैं वो आजकल कहानियों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि जो पॉपुलर नॉवेल्स हैं वो कॉमिक्स, गेम्स या फिर मूवीज़ में बदलते हैं। गॉड्स अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं नई दुनिया को बनाने के लिए, जिसे हम लोग डायमेंशनलाइज वर्ल्ड्स कहते हैं। अभी तक हम लोग धरती पे मरे हुए लोगों की आत्माओं को डायमेंशनलाइज दुनियाओं में भेजने में सफल रहे हैं। ऑफ कोर्स हर आत्मा को नहीं भेजा जाता है, लेकिन क्योंकि आप अपने मरने के समय से पहले ही मर चुकी हैं तो आप इसके योग्य हैं। फिर वो उनसे पूछता है कि उन्हें कैसा नोवेल चाहिए, रोमांस, जीएल, बीएल। तो फिर जो नो हमारी एमसी जो कि पहले उदास होती है वो खुश होते हुए कहती है कि मुझे एक चाइल्ड केयर फैंटेसी रोमांस नोवेल चाहिए। फिर वो सोच रही होती है कि चाइल्ड केयर फैंटेसी रोमांस कम खतरनाक तो है ही और उसमें एक आसान जिंदगी भी गारंटीड होती है। ये उन सब में से अच्छा है। फिर वो अपना दुख बताने लगती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो सुनिए। मैंने अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को जब मैं बच्ची थी तभी खो दिया। मेरे अंकल के परिवार ने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया और मैं कभी भी ये नहीं जान पाई कि परिवार के द्वारा प्यार होना कैसा होता है।
उन्होंने इंश्योरेंस के पैसे को भी ले लिया और इतने सालों के मेहनत के बाद जब मैं फाइनली सिविल सर्वेंट बनी और बाहर निकली तो अचानक से मैं मर गया और अभी वो मेरे रेंट डिपॉजिट को भी ले लेंगे। मैं अपनी इस खराब जिंदगी से आगे बढ़ना चाहती हूँ और चाइल्ड के फैंटेसी स्टोरी की एक प्रोटैगनिस्ट बनना चाहती हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि परिवार का प्यार क्या होता है। मैं वादा करती हूँ अपना हिस्सा अच्छे से निभाने के लिए। फिर बुरैयो कहता है कि ठीक है, मैं उसको ध्यान में रखूंगा और फिर वो क्लिक करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारी एमसी पूरी तरीके से जम गई होती है क्योंकि उसका जो रिजल्ट का नोवेल है वो होता है इन्फिनाइट रिटर्न्स टू सेव द वर्ल्ड, जो कि एक एक्शन फैंटेसी टाइम लूप का नोवेल है जिसकी डिफिकल्टी एस है। ये देखने के बाद बुरैयो कहते हैं कि वाओ, एक एस क्लास, बस 0.001% चांस है इसके आने का। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सब लोग बात करने लगते हैं कि देखो उसको एक एस क्लास मिला और ये है इन्फिनाइट रिटर्न्स टू सेव द वर्ल्ड। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा दर्द है। जो एमसी है वो सोच रही होती है कि इसे यही वाला होना था। मुझे इसका नाम देख के ही याद आ गया, ये जो स्टोरी है वो एक दुनिया की है जो कि बर्बाद हो रही होती है डीमन रेलम से डंजन्स के आने के कारण। उस दुनिया को बचाने के लिए जो प्रोटैगनिस्ट है होली ऑर्डर का, वो बार 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 बस मरता ही रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नोवेल है। फिर वो कहती है कि मैं कौन सी कैरेक्टर बनने वाली हूँ, तो फिर बुरैयो बताता है क्योंकि आप चाइल्ड केयर स्टोरीज की फ़ैन है तो मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची में बदलूंगा जिसके पास पिंक बाल भी हैं। फिर वो कहता है कि आप एक नोबल के कैसल में रहेंगी जो प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, एक नौकर के बेटे की तरह जिसे नोबल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। फिर जो एमसी है वो कहती है कि क्या एक पेड़ में बदलना उससे ज़्यादा अच्छा है। फिर बुरेयू उन्हें भेजने लगता है। तभी वो शौक होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप पहली व्यक्ति हैं जिसने ट्रांसमिग्रेशन इंश्योरेंस के फुल पैकेज को खरीदा है। आपको तो परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो एमसी है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बुरेयू कह रहा होता है कि कोई शक नहीं है कि आपको एक एस क्लास मिला, आपके पास पूरा पैकेज है। सब लोग बात करने लगते हैं कि माय गुडनेस, उसने पूरा पैकेज खरीद लिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हो रही होती है। तभी जो बुरैयो है वो उन्हें नीचे फेंक देता है। वो चिल्लाती हैं कि मुझे बता तो दो कि पहले ये है क्या। अगले सीन में अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपको मैंडेटरी ट्यूटोरियल पीरियड, एक्सट्रीम ग्रोथ की ब्लेसिंग और वन टाइम कैस्टल मिली है। मैंडेटरी ट्यूटोरियल पीरियड नोवेल के टाइमलाइन से पहले आपके ट्यूटोरियल को कर देगा। जो डिफ़िकल्ट है उसको ट्यूटोरियल के समय तक एफ पे किया हुआ है। जो नोवेल है वो अभी एक इन्फिनाइट टाइम लूप में है। जो टाइमलाइन है वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा जब जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग अपनी मेन लीड को देखते हैं जो कि अचानक से उठती है। फिर वो अपने चेहरे को जाके देखती है और सोचती है कि मैं सच में एक नोवेल में आ चुकी हूँ। फिर अगले सीन में वो अपने चेहरे को देखते हुए सोच रही होती है कि वाह, मैं तो एक गुड़िया की तरह सुंदर हूँ, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, मैं एक छोटी सी बच्ची बनी। लेकिन ये तो एक नोवेल भी नहीं है चाइल्ड केयर के बारे में। मैं एक नौकर की बेटी हूँ जो कि एक नोबल के लिए काम करता है, एक नोबल जो कि प्रोटैगनिस्ट के साथ बुरा व्यवहार करता है। बहुत सारे विलन्स हैं जो कि प्रोटैगनिस्ट के साथ बुरा व्यवहार करते हैं नोवेल में। हालांकि मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा परिवार है। ऐसा कहते ही उसके सामने पूरा मैप आ जाता है और बोल रहा होता है कि ये गैलेटिक कैसल है, कैसल जो कि काउंट गैलेटिक का है विंचेस्टर किंगडम के ईस्ट में। और एक वार्निंग भी दी हुई होती है काउंट के बिगड़े हुए बेटे से बचने की। ये देखने के बाद उसे याद आ जाता है और वो बताती हैं कि काउंट गेलेटे का बिगड़ा हुआ बेटा, हालांकि उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि स्वॉर्ड्समैन के लिए जाने जाते हैं। वो स्वॉर्ड चलाने में अच्छा नहीं था और उसे नाइट की तरह अपना टाइटल खरीदना पड़ा। वो सोचा कि वो एक डंजन को अपने आप पार कर सकता है,
जिसने उसे लगभग मार ही दिया था। लेकिन दयालु प्रोटैगनिस्ट ने उसे बचा लिया। जो प्रोटैगनिस्ट है उसने कभी भी कोई इनाम नहीं मांगा था, लेकिन काउंट के बेटे ने फेवर लौटाने की जिद की और उसे गिलेटे के कंट्री में ले आया। फिर जैसे ही वो वहां पे पहुंचा, उसने प्रोटैगनिस्ट की तरफ अपनी पीठ मोड़ दी और जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने काउंट के कैसल को छोड़ा, वहां पर एक डंजन आया और पूरी तरफ डेमोनिक क्रिएचर्स फैल गए और पूरे एरिया को बर्बाद कर दिया गया। फिर वो आगे सोचती हैं कि मैं इस तबाही से आसानी से इस जगह को छोड़ के बच सकती हूँ, लेकिन ऐसी तबाहियाँ कहीं पर भी हो सकती हैं, जो कि असली दिक्कत है। डंजन्स पूरे तरफ काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। एक डंजन कहीं पर भी आ सकता है और बहुत सारी जिंदगियों को मार सकता है। फिर वो कहती हैं कि मैं फिर से मरने वाली हूँ जब जो नोवेल है वो सच में चालू होगा। अगर मुझे ये स्टोरी काफ़ी अच्छे से याद होता। फिर वो रोते हुए चिल्लाती हैं कि सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर्स प्लीज़ मेरी बात सुनिए। हर ट्रांसमिग्रेटर को वो नोवेल की बातें याद नहीं होती है जिसमें वो आए हुए होते हैं। अगर मेरी जो याददाश्त है वो इतनी अच्छी होती तो मैं कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जाती। तभी उनके सामने अल्टीमेट लाइब्रेरी आ जाती है, जिसमें वो सारी बुक्स होती हैं जो कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में खरीदी या फिर पढ़ी होती हैं। फिर वो उसमें इन्फिनाइट रिटर्न्स टू सेव द वर्ल्ड को खोजती हैं और उन्हें उसका पूरा सेट मिल जाता है। तभी वो सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं जो भी मांग रही हूँ मुझे वो मिल जा रहा है। फिर वो लालच करते हुए कहते हैं कि ही सिस्टम, क्या मेरे लिए कुछ और है? फिर सिस्टम वन टाइम कैस्टल कहता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और फिर उनके ऊपर पूरे सिक्के गिरने लगते हैं। सिस्टम बताता है कि ये सारे डेथ बेनिफिट हैं जो कि आपको मिल रहा है अपने समय से पहले मरने के लिए। ये पूरा 120 मिलियन होता है कैश में। ये देखने के बाद वो तो पूरी शॉक हो जाती हैं। तभी उनके सामने ट्रांसमिग्रेटर का आइटम शॉप आता है, जिसमें वो सारे स्किल्स या फिर चीज़ें होती हैं जो कि उनके जीने के मौके को बढ़ाएंगी। ये सारी चीज़ें वो अपने पैसों से खरीद सकती हैं। वो सोचती हैं कि वाह, क्या मैं सच में इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हूँ उन चीज़ों को खरीदने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है जब मैं याद करती हूँ कि ये सारे मेरे डेथ के बेनिफिट हैं जो कि मैं खर्च कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे इस नोवेल में जीने में मदद करेंगी। तो अगर आप इस मानवा को यहीं पे छोड़ने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो वही घिसे पिटी स्टोरी लाइन है, तो मैं आपको थोड़ी देर इंतज़ार करने का कहूँगी। और मैं तो कहती हूँ आपको किसी भी मानवा को छोड़ने से पहले उसके कम से कम 7-8 चैप्टर्स देख लेने चाहिए, क्योंकि पहले के चैप्टर्स तो इंट्रोडक्शन ही होते हैं। तो मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और इसके थोड़े और चैप्टर्स देखिए, फिर तो आपको इसको छोड़ने का खुद ही मन नहीं करेगा। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।